नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े उन दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर, जिससे कहीं न कहीं भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश और एक सकारात्मक लोकतांत्रिक स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। पहली जो घटनाक्रम हुई वह न्यायालय के हवाले से हुई, जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में हरियाणा में हुए अभी नूह में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी और ये कहा, आदेश दिया कि एक कम्युनिटी के दोषियों के खिलाफ जो बुलडोजर चलवाया जा रहा है वह कहीं न कहीं एथनिक क्लेंजिंग का द्योतक है और उस पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी जो घटनाक्रम हुई है वह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुई है, जिसके तहत ये आदेश दिया गया है यूपी सरकार को कि उसने जो भी अलग अलग तरीके से जो बुलडोजर चलवाया अलग अलग मामलों में, उस पूरे मामले की पूरी एक स्टेटस ऑफ प्रूफ जो है वो दिया जाए। करीब 183 पुलिस इनकाउंटर जो यूपी सरकार के द्वारा अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद जो अब दोषियों के खिलाफ, एक खास कम्युनिटी के दोषियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, कहीं ना कहीं यूपी के सॉलिसिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और दूसरी घटनाक्रम जो हुई है वह सरकार के हवाले से हुई है। देश के करीब 75 सालों के इतिहास में 1861 और 1872 से चला आ रहा भारतीय न्यायिक दंड संहिता कानून 1861 और भारतीय साक्ष्य कानून 1872, उन दोनों में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक बड़ा लेजिस्लेटिव मसौदा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया। इसके तहत कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, जिसमें कि लंबे तौर पर जो है कोर्ट की सुनवाइयां चलती हैं, सजा देने में जो है 20 साल लगाया जाता है, उसको 3 साल तक लिमिट करने की बात कही गई है। साक्ष्य कानून के तहत साक्ष्य का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है उसमें भी संशोधन लाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि ये दोनों घटनाक्रम कहीं न कहीं भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था में न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वच्छंदता और न्यायिक सुधारों की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, कहना न होगा कि खास करके योगी आदित्यनाथ के राज में और इधर केंद्र में नरेंद्र मोदी के राज में कहीं न कहीं डर शासन का एक टेक्निक, एक प्रमुखता से इस सिद्धांत को माना गया कि बिना डर के, बिना भय के होए न प्रीति, और अपराधियों पर, दोषियों पर आप तब तक जो है पूरे तौर पर नकेल नहीं लगा सकते जब तक उनमें भय व्याप्त न हो। दोस्तों, हमने यह भी देखा कि सरकारों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने पॉलिटिकल वेंडेटा का अपने शासन की एक प्रमुख तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया। इसका कहीं न कहीं गवर्नेंस में भी उन्हें फायदा मिला, तो दूसरी तरफ उन्हें कहीं न कहीं अपना पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करने और अपना राजनीतिक विस्तारवाद करने में भी सहायता मिली। दोस्तों, हम यह भी कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो शासन है, जो गवर्नेंस है, कहीं ना कहीं उसकी डिलीवरेंस निसंदेह पहले से बेहतर है। आप यूपी में जाए तो पूरे पुलिस व्यवस्था एक ज़्यादा चाक चौबंद दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा जनहितैषी दिखाई पड़ेगी। लेकिन हम तमाम घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हैं, जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ नो टॉलरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम की नीति योगी आदित्यनाथ ने अपनाई, उस नीति में यह देखा गया कि कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के प्रति सरकार कुछ ज़्यादा ही नो टॉलरेंस के मुद्रा में दिखी। और ऐसे में हमने देखा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े डॉन, जो मुस्लिम अपराधी थे, उस पर ये सरकार ज़्यादा प्रोएक्टिव हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार दूसरे समुदायों के खिलाफ प्रोएक्टिव नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर के जो पेंडुलम है वह एक समुदाय के विशेष यह सरकार अपने गवर्नेंस में, अपने पुलिसिंग में दिखाई होती हुई दिखी। लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरीके से ज़्यादा सफल हो, लोकतंत्र में कैसे ज़्यादा सरकारें प्रोएक्टिव हों, तो क्या हमारा समाज, हमारा प्रशासन, हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था
पूरी न्यायिक स्वतंत्रता और जो तमाम आधुनिक राजनीति शास्त्र और आधुनिक विधि शास्त्र के तमाम सिद्धांतों के तहत जो है मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए अपराधों पर, भ्रष्टाचारों पर कड़ी लगाम लगाई जा सके। यह माना जाता है कि आमतौर पे किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक दल का, जब तक उसका मुखिया पूरा डिक्टेटर ना हो तो वो अपने पूरी पार्टी को संभाल कर नहीं रख पाता। अगर एक प्रशासक पूरा डिक्टेटर ना हो तो उसके सारे अनुचर उसके आदेश को नहीं मानते, अफरा तफरी का माहौल जो है बना रहता है। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि भारत का समाज या भारत का प्रशासन निश्चित रूप से वेस्ट की तुलना में ज्यादा परिपक्व है। जनता भी उतनी समझदार नहीं है, लॉ अबाइडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक अनुशासन की भावना नहीं देखी जाती है। ऐसे में सख्ती जरूरी है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने समाज को, अपने राजनीति को एक लोकतांत्रिक आवरण और लोकतांत्रिक परिवेश में ढाला है, जिसे संविधानवाद के द्वारा एक तरह से पूरा कवच मिला है, जिसे चुनाव व्यवस्था के जरिए पूरा कवच मिला है, जिसे लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांतों के तहत कानून का शासन, शक्ति पृथकीकरण, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तमाम जनता के मौलिक अधिकारों के द्वारा उस चीज को बार बार रेखांकित किया जाता है। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि भारत में गवर्नेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नेंस में तमाम लीकेजेज हैं, तमाम जो है एक तरह से लेट लतीफी है, तमाम जो है लेजीनेस है, तमाम जो है जनता के प्रति असंवेदनशीलता है। लेकिन सरकारें जो तकनीक अपनाती हैं कि अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दो और किसी भी तरीके की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के लिए कोई गुंजाइश न हो, किसी तरीके से सरकार का विरोध न हो, तो यह भी एक कहीं से भी एक आधुनिक और प्रगतिशील गवर्नेंस का तरीका नहीं माना जा सकता। दोस्तों, हमने ये देखा है कि तमाम राज्य सरकारें, खास करके बीजेपी की सरकारें, जो मुस्लिम आतंकवाद है या मुस्लिम अपराध है उसके खिलाफ कुछ ज्यादा ही नो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। हमने यह भी देखा है कि विगत में कुछ ज्यादा उन्हें छूटें दी गई, ज्यादा तुष्टीकरण का सहारा लिया गया और ज्यादा कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अपीजमेंट को बढ़ाया गया। लेकिन यह सरकार यदि माइनॉरिटी अपीजमेंट पर रोक लगाती है तो दूसरी तरफ तमाम तरकीबों से मेजोरिटी अपीजमेंट को बढ़ावा देती है। यानी कि अब पेंडुलम पहले एक तरफ झुका हुआ था तो वह पेंडुलम संतुलित न होकर अब दूसरी तरफ झुक गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मुस्लिम अपराधियों को लेकर, चाहे आप जैसे जो अमित शाह के द्वारा जो वो नागरिक कानून लाया गया, नागरिकता कानून जो लाया गया और जिसके तहत ये कहा गया कि इसमें बाहर से आने वाले मुस्लिमों को छोड़ करके जितने हिंदू, बौद्ध और सिख हैं उन्हें यहाँ पर एक तरह से नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं सिद्धांततः और देश के विभाजन के आलोक में ये बड़ा अच्छा कदम था, लेकिन भारत के मुस्लिम समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया। और उत्तर प्रदेश में जब विरोध हुआ तो विरोधियों के खिलाफ कहीं ना कहीं बुलडोजर चलवाने की नीति योगी आदित्यनाथ ने अपनाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तमाम मुस्लिम अपराधियों के अवैध ठिकानों को बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। उसे लेकर मानवाधिकार की नोटिसें गई। हमने यह भी देखा कि अतीक अहमद की किस तरीके से सरेआम कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, वह भी न्यायिक साये के तहत। किस तरीके से उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने मीडिया के वेश में अपराधियों ने उसका एक सरेआम मर्डर किया और पूरा देश तमाशा देखता रह गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का 183 इनकाउंटर को लेकर के दिया गया आदेश एक बेहद लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में उठाया गया एक बेहतर कदम है। हम यह नहीं कहना चाहते कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में बिल्कुल खोट है, भेदभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरफ टिल्टेड है। लेकिन कुल मिलाकर के अंतिम परिणति यह दिखाई देती है कि योगी राज में पुलिस ज्यादा चाक चौबंद हुई है, ज्यादा जो है जनहितैषी हुई है, ज्यादा प्रोएक्टिव हुई है। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए और कुल मिलाकर के लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं के बीच में एक संतुलन का राह निकालना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई, कांवड़ियों पर गोली चलाया गया और एक धर्म विशेष के लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया और सरकारें कुछ दिनों तक तो इस मामले में आलसी बनी रहीं। लोगों ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं एक तरह से रिएक्शन का इंतजार किया गया, जिस तरीके से गुजरात में किया गया जब कार सेवकों को जलाया गया तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको हवा दी।
रिएक्शन को, और वह एक बहुत बड़े दावानल, सांप्रदायिक दावानल में बदल गया। वही स्थिति हरियाणा में दिखाई पड़ी कि जब कांवड़ियों पर एक धर्म विशेष के लोगों ने गोली चलाई, फिर उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं प्रतिकूल जो है वो हिंसा हुई, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया में हिंसा हुई, और कुल मिलाकर के पूरा वातावरण बिगड़ गया। और उसके बाद उन सांप्रदायिक दंगाइयों के खिलाफ सरकार ने एक धर्म विशेष के तमाम ठिकानों पर बुलडोजर चलवाया और करीब 250 या 300 अवैध ठिकानों को एक तरह से नष्ट किया गया। ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दिया गया आदेश मानवाधिकारों की रक्षा में एक बेहद मुफीद कदम था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की घटनाओं के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से आपराधिक संहिता को बदलने का, साक्ष्य कानून को बदलने का जो एक बड़ा कॉल एक लिया, वह एक भारत के आजादी के इतिहास की मैं इसे एक बहुत बड़ी घटना मानता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि भारत में न्यायिक सुधारों का एजेंडा एक बहुत बड़ा एजेंडा था, एक ऐसा एजेंडा था जिसमें समाज के सारे लोग खुल करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते थे। कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंटेप्ट के बहाने लोग जो है खुल करके न्यायिक तमाम गतिविधियों पर अपनी कोई भी राय नहीं जाहिर कर पाते थे। लेकिन ऐसे में अगर अपराध संहिता कानून को एक नए तरीके से भारतीय न्याय संहिता का नाम एक बड़ा ही एक अच्छा नाम दिया गया, भारतीय एक तरह से साक्ष्य अधिनियम को बदल करके उसे जो जिस तरीके से एक नया नाम दिया गया, मैं इसे एक भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मानता हूं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बहाने भारत सरकार ने जो राजद्रोह का जो कानून था उसे भी अमेंड किया है, और उसे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वालों के लिए कहीं ना कहीं देशद्रोह कानून का उसे नामकरण दिया है, और उसके लिए जो सजा मुकर्रर की है वह आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। मैं इसे एक बेहद उपयुक्त कदम में मानता हूं। कुल मिलाकर के जो नया जो संशोधन लाया गया है कि डेथ पेनाल्टी इन न्यू सेक्शन ऑन मॉब लिंचिंग, मैं इसे भी एक बड़ा ही अच्छा कदम मानता हूं कि अगर किसी तरीके से भीड़ के द्वारा अगर कोई हिंसा की जाती है जिसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, तो उस स्थिति में उन्हें अपराध के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं फांसी की सजा का प्रावधान जो है किया गया है। और इसी तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं, 18 साल के नीचे के साथ अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है तो उस स्थिति में भी आजीवन कारावास या मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव न्यायिक सक्रियताओं का एक तरह से इसमें प्रावधान किया गया है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि केवल अब अंतिम रूप से कोई भी सजा करने में 3 साल से ज्यादा समय एक तरह से नहीं लगाया जाएगा। इसी तरीके से 420 जो कानून है, धारा 420, जिसे लेकर के बड़ा ही एक तरह से तंज कसा जाता है भारतीय समाज में, उसको लेकर के ये कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत इस सेक्शन 420 में जो भी एक मामला आया है उसे एक तरह से ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा, और नए लॉ के तहत कुछ ऐसे सेक्शन लगाए गए हैं जिसमें किसी तरीके से यह न लगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था अंधी है या एक तरह से दोषियों को पर्याप्त सजा नहीं देती है और निर्दोषों को पूरे तौर पर नहीं बचाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले पर भारतीय समाज में खुलकर के बहस हो, पूरी चर्चा हो, परिचर्चा हो, न्यायिक विशेषज्ञ से लेकर के मानवाधिकारों के विशेषज्ञ से लेकर के जो भारत के न्यायालयों के बारे में ये कहा गया है कि करीब 4 से 4.5 करोड़ केस लंबित हैं। कहीं न कहीं 3 करोड़ केस तो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित हैं, और करीब 1 से 1.5 करोड़ केस जो है उच्च न्यायालयों में लंबित है, और 75 लाख तक केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ जो पेंडिंग केसेज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए, लोगों को न्याय त्वरित दिया जाए, और कहीं ना कहीं निर्दोषों को रक्षा दी जाए और दोषियों को पूरी सजा दी जाए, महिलाओं और बच्चों को पूरा कवच दिया जाए। मुझे लगता है कि करीब 150 सालों के बाद मोदी सरकार में और मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये कॉल उठाया है,
हम उसे किसी भी तरीके से राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान से प्रेरित होकर उठाया कदम नहीं मान सकते। यह एक फंडामेंटल रिफॉर्म है जो भारतीय लोकतंत्र की जरूरत थी, भारतीय समाज की जरूरत थी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जरूरत थी। कुल मिलाकर के समाज न्यायिक व्यवस्था पर अपना भरोसा छोड़ दिया था। वह ये मानता था कि हमें जो भी भुगतना पड़े, जो भी हमें जो है नुकसान उठाना पड़े या अन्याय सहना पड़े, कोर्ट का चक्कर लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे और सड़क पर चलते चलते हमारे चप्पल जूते घिस जाएंगे और देश की पूरी हमारे परिवार की पूरी जायदाद बिक जाएगी। ऐसे में अब यह देखना बाकी है कि जो नया संशोधन सरकार ने लाया गया है उसके अलग अलग प्रावधानों को लेकर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से जजों की ज्यादा से ज्यादा बहाली की जाती है, किस तरीके से तमाम लोकतंत्र के अंगों के बीच में एक अच्छा चेक एंड बैलेंस का माहौल लाया जाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया को लेकर के भी सरकार को एक संवैधानिक दर्जा देकर हमारे लोकतंत्र को ज्यादा संतुलित करना चाहिए और जो सत्ताधारी जो निजाम है उसे भी निरंकुश होने से बचाना चाहिए। और कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र के इन तमाम बदलावों को दुनिया के लोकतंत्र के सामने एक अच्छे नजीर के रूप में पेश करना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा भी लोकतंत्र है। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।